Hello guys, I am Akhtar Khan, your history educator on Abhita Sharma classes. Today we will cover the cultural development in India. But before we resume, here is a wonderful announcement for you all. An Academy is launching new batches for UPSC CSC 21, 22 and 23 aspirants. तो आप जो है मतलब ये बैच को ज्वाइन कर सकते हो। वैसे 8 तारीख को ये बैच स्टार्ट होने वाला है आपका, लेकिन अगर अभी तक आपको जो है पता नहीं था इस बारे में, तो गाइज गो हरी अप एंड एनरोल योर सेल्फ इन द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे बहुत सारे बैचेस है आपके लिए, जिससे सबसे पहला आपका जो है 6 मंथ का बैच है यूपीएससी प्रीलिम के लिए, जो कि आपका जो है 3 भाषा में होगा, मतलब 3 लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होगा, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराया जाएगा बाय अन अकेडमी से टॉप एजुकेटर्स। ओके, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, उसके बाद 1 ईयर के बैच कोर्स होंगे आपके 2022 के लिए। अब ये भी जो है यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन होगा, और यहाँ पे भी जो है मतलब पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होंगे इवैल्यूएशन के साथ, लाइव क्लासेस होंगी टॉप एजुकेटर्स द्वारा, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, स्ट्रक्चर्ड वे में जो है आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। 2 ईयर के जीएस बैच कोर्स भी हैं फॉर 2023। यहाँ पे भी आपको सारे फीचर्स सेम मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपके पास जो है 3 लैंग्वेज का ऑप्शन है। ओके, तो इस तरीके से आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। और एक स्पेशल बैच जो है आपका वो एनसीईआरटी का है। यहाँ पे सारा एनसीईआरटी आपका कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा। ये भी 8 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है। आप अभी जो है एनरोल कर सकते हो अपने आप को। 7 फुल लेंथ एनसीईआरटी टेस्ट होंगे आपके जो है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के बाद आपके प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए। एक करेक्ट फाउंडेशन बिल्ड किया जाएगा, फाइनल रिवीजन कराया जाएगा बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी द्वारा। अब अपना सब्सक्रिप्शन जो है आप कैसे ले सकते हो, तो पहले आपको जो है अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। देन यू हैव टू साइन इन टू दी अन अकेडमी ऐप। उसके बाद आपको सिलेक्ट गोल करना है एज यूपीएससी सीएससी जीएस। ओके, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आपके पास जो है ऐसे 3-4 ऑप्शन आएंगे। तो जो ड्यूरेशन का आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करके जो रेफरल कोड है वहाँ पे आपको डालना है Sharma20। यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट एंड यू कैन सब्सक्राइब लाइक दिस। यू कैन सब्सक्राइब टू अन अकेडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन। सो आई होप कि आपको ये जो है समझ में आया। सो गाइज हरी अप एंड एनरोल योरसेल्फ। तो अब हम हमारा जो है क्लास शुरू करते हैं, जो है कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में कौन से कैसे कैसे जो है कल्चरल डेवलपमेंट हुए उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखना। थोड़ा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत बन चुका था आपका 13वीं सेंचुरी के शुरुआत में ही, ठीक है। और वहीं से एक नया फेज शुरू होता है कल्चरल डेवलपमेंट का हमारे देश में। जब तुर्क्स आए थे इंडिया में तो वो एक तरीके से जो है उनका वेल डिफाइंड फेथ नहीं था इस्लाम में। ओके, तो ऐसा नहीं बोल सकते आप कि सिर्फ जो है मतलब ये इस्लाम में फेथ नहीं था, थोड़ा बहुत वो भी था, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो जो गवर्नमेंट का आइडिया है, आर्ट का आइडिया है, आर्किटेक्चर का आइडिया है, उन सारी चीज़ों से भी जुड़े हुए थे। तो उनको जो है मतलब एक तरीके से इस्लाम से फेथ ही नहीं बल्कि ये सारी चीज़ें भी थी, ठीक है। जो इंटरेक्शन था तो उसका इंडियंस के साथ जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ रखते थे, ठीक है, और जिनके पास वेल डेवलप्ड जो है आइडियाज़ होते थे आर्ट के, आर्किटेक्चर के, लिटरेचर के, उसने एक तरीके से जो लॉन्ग रन में काफ़ी मदद करी है एक नए एनरिच्ड कल्चर को आने के लिए, ठीक है। अब तो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। कोई अगर अच्छा आर्टिस्ट है, कोई अगर अच्छा जो है मतलब किसी फील्ड में अच्छा है तो उसको जो है उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है वो, ठीक है। लेकिन जो प्रोसेस था वो काफ़ी लंबा था डिस्ट्रक्शन का, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे पीरियड्स देखे हमने जो जिस टाइम पे मतलब डिस्ट्रक्शन भी हुआ, लेकिन बहुत सारे पीरियड ऐसे भी देखे आप आगे देखोगे जो है कंस्ट्रक्शन का भी बहुत सारा पीरियड जो है हमारा था। जो म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग थी और जो स्ट्राइफ था वो हमेशा से दोनों तरफ रहा है ना। सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात क्या थी आपकी, बहुत बार जो है कोशिश की जाती थी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो है समझ के बात को सुलझा लिया जाए, जिससे एक तरीके से प्रोग्रेस हो किसी भी फील्ड का, ठीक है। चाहे वो आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, म्यूजिक हो, लिटरेचर हो, या कोई कस्टम एंड सेरेमनीज हो, रिचुअल्स, रिलीजियस बिलीफ्स, साइंस एंड टेक, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक जो कॉन्फ्लिक्ट का एलिमेंट होता है वो हमेशा से था दोनों तरफ, ठीक है। जो एसिमिलेशन कन्वर्जेंस का जो प्रोसेस था, मतलब एक तरीके से कोई जो है एक तरफ अपना कोई कुछ विचार रख रहा है, सामने वाला कुछ और विचार रख रहा है, तो इस तरीके से ये चीज़ें थी। और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे। अब ये जो है जो थॉट्स होते थे, जो सोचने का तरीका होता था वो वैरी भी करता था फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम फील्ड टू फील्ड एंड फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। आर्किटेक्चर की बात की जाए तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, वन ऑफ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट रूलर्स की, वो ऐसे थी कि भाई हम जो है घर में रहना है। अब ऑब्वियसली कोई रूलर आया तो उसके लिए तो घर होना चाहिए, तो वो तो कुछ ना कुछ बनाएगा ही,
इसके साथ साथ उसके लिए जो है प्लेस ऑफ वर्शिप भी तो होना चाहिए। अब पहले क्या कर रहे थे, वो टेम्पल को जो है मॉस्क में कन्वर्ट कर रहे थे। इसका एग्जांपल है आपका कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, जो कुतुब मीनार के पास है दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद जो बिल्डिंग है अजमेर में, जिसको हम बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, अगर आप जाओगे तो वहाँ पे कैसा आपका ये है, एक घर जैसा है, 2.5 दिन का झोपड़ी के नाम से काफ़ी फेमस है वो, ठीक है। तो जो आपका फॉर्मर है वो एक तरीके से टेम्पल रह चुका है, और जो 2.5 दिन का झोपड़ा बताया जाता है वो एक मोनेस्ट्री था। तो अब ये कितना सच है कितना क्या है, ऐसी तो नॉलेज दिए जाते हैं, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो ये एक मॉस्क है और एक जो है आपका ये हेरिटेज प्लेस बन चुका है एक तरीके से, ठीक है। जो स्टाइल ऑफ डेकोरेशन था, ठीक है, इन आर्किस पे जो यूज़ किया गया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आर्किस क्या होता है आपको मैं आगे दिखाता हूँ अभी। अब यहाँ पे ना किसी एनिमल या किसी ह्यूमन का फिगर नहीं यूज़ किया गया है, क्योंकि इसको अन इस्लामिक कंसिडर किया जाता था अगर ये ऐसा कर देते हैं। इंस्टेड जो है बहुत सारे फ्लावर्स यूज़ किए गए हैं, कुछ कुरान के वर्सेस यूज़ किए गए हैं, बहुत ही जो है इंटरवाइंड और आर्टिस्टिक मैनर में। और जो यूज़ ऑफ आर्क एंड डोम था उसके बहुत सारे एडवांटेजेस थे। जैसे डोम जो है एक मतलब बहुत ही प्लीजिंग स्काई लाइन है ना, मतलब ऊपर का एक अच्छा बहुत ही अलग व्यू देता। जो आर्क था और जो डोम था वो एक तरीके से जो ज़रूरतें थी, मतलब जैसे अभी कैसे पिलर्स चाहिए होते हैं आपको रूफ को सपोर्ट देने के लिए, लेकिन वो नीड जो है आपका आर्क पूरा करता है। समझ में आ रहा है आपको। और ऐसे जो प्लेसेस होते हैं असेंबली के, ये काफ़ी यूज़फुल होते थे मॉस्क वगैरह में और पैलेसेस वगैरह में, ठीक है। जिसमें सबसे जो मैग्निफिसेंट आपका ये है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये होता है आपका आर्क। तो ये जो होता है ना, ये ऐसे पिलर्स जैसे जो होते हैं इनको हम आर्क बोलते हैं। और डोम क्या होता है, डोम आपका ये होता है। तो आर्क एक तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये तो थोड़ा बाहर बनाया हुआ है, लेकिन ये बहुत बार हॉल्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ये जो है सब्सिक्वेंटली दो दो काम करता है, सपोर्ट भी देता है और एक तरीके से लुक भी मिल जाता है। ओके। अब जो बहुत ही मोस्ट मैग्निफिसेंट बिल्डिंग जो है जो बनाई गई 13वीं सेंचुरी में तुर्क द्वारा, ठीक है, वो था कुतुब मीनार। इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन इसको कंप्लीट इल्तुतमिश ने किया था। और ये गलत है सोचना कि ये जो है सूफी संत को डेडिकेटेड था, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो एक काफ़ी फेमस संत है दिल्ली के, ठीक है, जो वो बताते हैं मतलब कि ये ऐसा कुछ ये नहीं था। दरअसल इसको जो है एक तरीके से मॉस्क मतलब ये किया जाता था, ऐसा मॉस्क देखा जाता था। कुतुब मीनार में नमाज वगैरह नहीं पढ़ते थे ऐसे, लेकिन हाँ उसको उस टाइम पे जो है ये नहीं बोला जाता था, मतलब कुतुब मीनार नहीं बोला जाता था, बल्कि बल्कि जो है उसको कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बोला जाता था। बहुत सारे ग्रैंड मॉस्क बने इस पीरियड में। कुछ टॉम्स भी जो है मिड्स ऑफ गार्डन्स में बनाए गए, गार्डन्स के बीच में बनाए गए, जैसे लोधी गार्डन दिल्ली में जो है वो काफ़ी फाइन एग्जाम्पल है इस चीज़ का, है ना, ऑक्टागोनल शेप में। और बहुत सारे फीचर्स जो अडॉप्ट किए गए, यही सारे फीचर्स जो अडॉप्ट किए गए मुगल्स द्वारा। और उसका कल्मिनेशन हमको शाहजहाँ के ताजमहल में देखने को मिलता है ना, जो आज आपका एक ये है 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है, 7 में से एक वंडर ऑफ वर्ल्ड है कि नहीं। अब जब दिल्ली सल्तनत टूटने लगा तो बहुत सारे जो है इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी डेवलप हो गए इंडिया में, अलग अलग किंगडम्स में। बहुत सारे जो है काफ़ी लोकल ट्रेडिशन से आए बिलोंग करते थे, ठीक है। लोकल जो है ट्रेडिशनली जो आपके आर्किटेक्चर थे वो भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने लगा। और ये बंगाल, गुजरात, मलबार, डेक्कन, ये सब में देखने को मिला। देखो यहाँ पे ये जो है लोधी गार्डन है आपका, तो गार्डन के बीच में एक जो है सुंदर सा अपना ये टॉम्ब है आपका, आजू बाजू में जो है सुंदर गार्डन है। अब रिलीजियस आइडियाज बिलीव्स की बात करते हैं। इस्लाम ऐसा नहीं कि स्ट्रेंजर था इंडिया के लिए, ठीक है। जब तुर्क्स ने अपना नॉर्थ इंडिया में अपना जो पूरा साम्राज्य है एस्टैब्लिश किया, इस्लाम जो है सिंध में पहले से ही एस्टैब्लिश हो चुका था 8th सेंचुरी से ही, ठीक है। और जो पंजाब है फ्रॉम द 10th सेंचुरी। अरब ट्रैवलर्स बहुत पहले से आके जो है बसे हुए थे केरला में, है ना, 8 से 10th सेंचुरी के बीच में जो आके बस गए थे। इस पीरियड में अरब ट्रैवलर्स सूफी संत ट्रैवल किया करते थे इंडिया के अलग अलग पार्ट में। अल बिरूनी की जो है किताब है किताबुल हिंद, और जो दूसरे राइटिंग्स है, ठीक है, उन्होंने बताया है कि जो लर्नड सेक्शंस थे वेस्ट एशिया के, जो हिंदूज थे, उनके आइडियाज़ और बिलीव्स क्या थे उसके बारे में, जो इन्फ्लुएंस था बुद्धिज़्म का, वेदांतिक आइडियाज़ का ऑन इस्लामिक थिंकिंग, ये एक तरीके से जो है डिबेट का सब्जेक्ट रहा है स्कॉलर्स के बीच में। हमको ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी सूफी मूवमेंट की बात की जाए तो अब आपके जो मिस्टिक्स लोग थे, मिस्टिक्स हम उसको बोलते हैं जो डॉग से मतलब जो अपना जो है गॉड से पूरी लाइफ जो है मतलब एक तरीके से कम्युनिकेट करने में स्पेंड कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गॉड बोल मतलब ये बोलते हैं, मिस्टिक्स बोलते हैं, जिनको सूफीज़ कहा जाता है। ये इस्लाम में काफ़ी राइज होते हैं, बहुत ही अर्ली स्टेज पे ये राइज हो जाते हैं, ठीक है। कुछ तो जो है काफ़ी डीप डिवोशन वाले रहते हैं, जिन्होंने काफ़ी जो है एक तरीके से, कुछ को जो है बहुत गुस्सा भी आता जो वेल्थ था देख के, जिस तरीके से इस्लामिक एम्पायर एस्टैब्लिश किया जा रहा था उसको देख के। लेकिन इन संतों का रिलेशन बहुत ज़्यादा स्टेट से नहीं था, ठीक है। इन सेंट्स का रिलेशन बहुत ज़्यादा स्टेट से नहीं था। कुछ अर्ली सूफीज़ की बात की जाए,
ठीक है। तो एक आपकी जो है राबिया 8th सेंचुरी की, उसके बाद मंसूर बिन हल्लाज, इन्होंने ग्रेट एम्फेसिस जो है लेट डाउन किया था प्यार पे, ठीक है, एक जो रिलेशन होता है गॉड और इंडिविजुअल सोल के बीच में, उसके बारे में। सूफी ऑर्डर्स को वैसे अगर आप डिवाइड करना चाहो तो आप दो जो है ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक है आपका बाशारा, मतलब जो है आपके वो जो ये करते हैं, मतलब इस्लामिक लॉ फॉलो करते हैं, शारा फॉलो करते हैं। उसके बाद दूसरा आपका बेशारा, मतलब वो जो बाउंड टू नहीं है इसके, मतलब जो है एक तरीके से बाउंडेड नहीं है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी दोनों ही जो ऑर्डर्स है ये इंडिया में रह चुके हैं, ठीक है। जो लैटर वाला था, जो दूसरा वाला था, वो जो एक तरीके से बहुत सारे जो वैंडरिंग संत है वो फॉलो करते थे, और सारे संतों ने जो है अपना ऑर्डर नहीं एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। सम ऑफ देम बिकॉज बिकेम फिगर्स ऑफ पॉपुलर वेनरेशंस ऑफन फॉर द मुस्लिम्स एंड हिंदूज अलाइक। तो ये देखो एक बहुत ही अलग बात है कि ऐसा नहीं था कि मुस्लिम संत है या सूफी है तो सिर्फ मुस्लिम में ही पॉपुलर हो रहा है, बहुत बार हिंदूज में भी वो काफ़ी जो है पॉपुलर हो जाते थे। अब चिश्ती और सुहारवर्दी सिलसिला के बारे में बात करें। सिलसिला क्या है आपका? सिलसिला एक तरीके से जो है ऐसे 16 ऑर्डर जो है माने जाते हैं, ठीक है। तो जो बाशारा मूवमेंट जैसा हमने इसके पहले पढ़ा, ठीक है, उसमें जो है सिर्फ दो एक तरीके से दो इंडिविजुअल काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहे, काफ़ी फेमस रहे, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में ड्यूरिंग 13th एंड 14th सेंचुरी। कौन थे ये? तो एक थे आपके चिश्ती और एक थे आपके सुहारवर्दी सिलसिला। चिश्ती ऑर्डर जो है एस्टैब्लिश हुआ इंडिया में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपको पता ही होगा, है ना, अजमेर के जो ख्वाजा है, ख्वाजा गरीब नवाज। अब ये इंडिया कब आए थे? ये आए थे 1192 में, 1192 AD में ये इंडिया आए थे। कुछ समय लाहौर में रहने के बाद और दिल्ली में रहने के बाद ये फाइनली जो है अजमेर शिफ्ट हो जाते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर था, और ऑलरेडी जो है वहाँ पे साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन थी। और इनके जो डिसिपल्स थे, ठीक है, जो शेख मोहम्मदीन के जो डिसिपल्स थे उसमें बख्तियार काकी और जो है डिसिपल फरीदुद्दीन भी हुआ करते थे। फरीदुद्दीन जो है अपनी एक्टिविटी हंसी और अजूदन तक जो उन्होंने अपना ये रखा था, कन्फाइंड रखा था। अजूदन आज आपका जो है मॉडर्न हरियाणा और पंजाब है। जो इनका आउटलुक था वो काफ़ी प्राउड था, ठीक है। और इस तरीके की इनकी सोच थी कि बाद में आदि ग्रंथ जो सिखों की किताब है जो उसमें भी इनके बहुत सारे कोट किए गए हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अजमेर शरीफ आपका। अब जो बहुत ही फेमस चिश्ती संत रहे, एक थे आपके निज़ामुद्दीन औलिया और निसारुद्दीन चिरागी दिल्ली, ठीक है। ये जो अर्ली सूफीज थे जो फ्रीली बहुत मिंगल होते थे लोगों से, चाहे वो लोअर क्लास के हो, चाहे वो हिंदूज हो। इन्होंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण लाइफ जो है अपनी बिताई। समझ में आ रहा है, जो हिंदवी लोग हैं उनके साथ, ठीक है, लोकल डायलेक्ट में जो है एक तरीके से बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। जो सूफी संत थे इन्होंने अपने आप को बहुत ही पॉपुलर बनाया, कुछ मेडिकल कुछ अपना म्यूजिकल जो है रेसिटेशन अडॉप्ट करके, जैसे समा, मतलब एक मूड, एक जो है एक नियरनेस का मूड क्रिएट करना, ठीक है, गॉड के नियरनेस का मूड क्रिएट करना। मोर ओवर उन्होंने हिंदी वर्सेस को जो है चुना फॉर दी पर्पस, क्योंकि वो जो है एक तरीके से ज़्यादा इम्पैक्ट करता लिसनर पे। निज़ामुद्दीन औलिया ने योगिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी जो है एक तरीके से अडॉप्ट किया था, इतना कि मतलब जो है जो योगीज हैं वो उनको जो है सिद्ध या परफेक्ट बुलाते थे। सुहावर्दी जो है जो ऑर्डर है आपका ये भी एंटर करता है इंडिया, लेकिन इनकी एक्टिविटी सिर्फ पंजाब मुल्तान तक ही रह जाती है, ठीक है। चिश्ती जब आते हैं तब सुहावर्दी भी आते हैं। अब ये सब क्या है? ये अलग अलग ऑर्डर्स हैं आपके इस्लाम में, ठीक है, जिसमें से दो अभी हम बात कर रहे हैं, जिन दो के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन सुहावर्दी की प्रॉब्लम क्या थी? मैंने बताया आपको। प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये था कि ये जो है कहाँ पे कन्फाइंड थे? पंजाब और मुल्तान में। और जो बहुत ही वेल नोन संत थे इस ऑर्डर के, वो थे आपके शेख शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी एंड हमीदुद्दीन नागौरी। चिश्तीज से थोड़े से अलग थे, ठीक है। ये जो आपके सुहावर्दी संत थे ये ऐसा नहीं मानते थे कि जो है पॉवर्टी में लाइफ गुजारनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। ये निज़ामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है आज भी है दिल्ली में। अब भक्ति मूवमेंट की बात की जाए तो भक्ति मूवमेंट जो है, जो मिस्टिकल यूनियन होता है इंडिविजुअल का गॉड के साथ, उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस करता है। मतलब एक गॉड का रिलेशन एक इंडिविजुअल से कैसा होना चाहिए, कैसा एस्टैब्लिश होना चाहिए, वो जो एक तरीके से काफ़ी स्ट्रेस करता है उस पर। और तुर्क्स के जो है काफ़ी पहले से भक्ति मूवमेंट का काम चलता आ रहा था। जो सीड्स से भक्ति के वो वेदास में हमको मिलते हैं, और जो है ये एम्फोसाइज नहीं किया जा रहा था अर्ली पीरियड में। अब जो आइडिया था ना कि जो है पर्सनल गॉड भी कुछ होता है, ठीक है, या ऐसा भी कोई कंसेप्ट हो सकता है, लेकिन ये आइडिया तब डेवलप हुआ जैसे जैसे बुद्धिज्म आपको पॉपुलर होने लगा, ठीक है।
तो अर्ली सेंचुरीज में जो क्रिश्चियन एरा था, ठीक है, क्रिश्चियन एरा के अर्ली सेंचुरीज में महायाना बुद्धिज्म के अंडर, ठीक है, ये अलग अलग सेक्ट होते हैं बुद्धिज्म के। तो बुद्धा को जो है वर्शिप किया जाने लगा इन हिज ग्रेशियस फॉर्म, या जिसको हम बोलते हैं अवोलोकिता फॉर्म। अब जो वर्शिप था विष्णु का वो डेवलप हुआ मोर और लेस एट द सेम टाइम, उसी समय पे जो है ये भी डेवलप हो गया आपका। और जो बहुत सारे आपके होली बुक्स है जैसे रामायण महाभारत, उनको वापस लिखा गया गुप्ता टाइम्स में, और भक्ति को जो है एक्सेप्ट किया गया अलॉन्ग दी जना एंड कर्मा एज वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड रोड्स टू सैल्वेशन। सैल्वेशन क्या है आपका? सैल्वेशन मतलब पूरे दुनिया के जितने भी गलत काम है, जितने भी बुरे काम है, उन सबसे मुक्त हो जाना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट था पॉपुलर भक्ति का, वो साउथ इंडिया में 7th से 12th सेंचुरी के बीच में देखने को मिला है ना। जैसे हमने पहले भी नोटिस किया था, जो शैवा नायनार्स और जो वैष्णवाइट अलवर्स थे, दरअसल इंडिया में भक्ति मूवमेंट को जो है दो पार्ट में देखा गया था, नायनार्स और अलवर्स, ठीक है। तो इन्होंने जो है एक तरीके से डिसरिगार्ड किया था जो जिस तरीके से मतलब जेन्स और बुद्धिस्ट को प्रीच किया जा रहा था, ठीक है, जो पर्सनल डिवोशन होता है गॉड को, जिस तरीके से प्रीच किया जा रहा था, है ना, एज अ मीन्स ऑफ जो है सैल्वेशन। अब जो इन्होंने जो है जो रिजिडिटीज होती है कास्ट सिस्टम में, कि मतलब नहीं अगर मैं ये जात का हूँ तो मैं इसी में रह सकता हूँ, मैं कहीं और कुछ नहीं कर सकता, या ऐसा वैसा नहीं हो सकता, तो उसको इन्होंने काफ़ी डिसरिगार्ड किया। इन्होंने अपना जो मैसेज संदेश था प्यार वाला, पर्सनल डिवोशन वाला, वो हर जगह कैरी आउट किया, साउथ इंडिया में कैरी आउट किया बाय यूजिंग लोकल लैंग्वेजेस। अब जो कि जो है बहुत सारे ऐसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं साउथ नॉर्थ इंडिया में। जो ट्रांसमिशन था भक्ति सेंत का, जो भक्ति संत के जो आइडियाज़ थे, ठीक है, वो एक तरीके से हमको जो है देखने को मिले फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इंडिया, लेकिन तो काफ़ी धीरे था, काफ़ी लंबा प्रोसेस था ये, ठीक है। और जो आपका जो यही एक तरीके से ये भी रीज़न माना जाता है कि जिसने नैनार्स और अलवर्स को काफ़ी पॉपुलर किया था इन साउथ, ठीक है, लेकिन आउटसाइड एरिया में इनकी जो अपील थी वो काफ़ी लिमिटेड थी। और इसके पीछे रीज़न क्या था कि ये जो है ज़्यादातर प्रीच या कंपोज जो है अपने लोकल लैंग्वेज में करते थे। संस्कृत जो है एक तरीके से जो है मतलब एक व्हीकल ऑफ थॉट था पूरे देश में, सोच उसी से फैल रही थी पूरे देश में। जो आइडिया था भक्ति का वो नॉर्थ में कैरी कर रहे थे स्कॉलर्स लोग, इसके साथ संत लोग भी जो है उनको हेल्प कर रहे थे। अब इसमें अगर किसी को मेंशन किया जाए महाराष्ट्रियन, जैसे भी कुछ महाराष्ट्रियन संत भी थे इसमें, नामदेव, है ना, जिन्होंने जो है पहला जो पार्ट था 14th सेंचुरी का फ्लरिश किया, बहुत सारे थॉट स्प्रेड किए। उसके बाद रामानंदा जो सेकंड हाफ ऑफ 14th सेंचुरी में और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 15th सेंचुरी में काफ़ी काम करते हैं। रामानंदा एक फॉलोअर थे आपके, रामानुजा के फॉलोअर भी थे, जिनका जन्म प्रयाग में हुआ था और बनारस में रहे थे। इन्होंने जो है वर्शिप ऑफ राम को जो है सब्स्टिट्यूट किया था इन प्लेस ऑफ विष्णु, मतलब भगवान विष्णु की जगह पे ये राम को जो है वर्शिप कर रहे थे। और इन्होंने जो है अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ भक्ति को जो है सारे मतलब ये जो भक्ति का जो सीख था, जो प्रीच था, वो अपने चार जो वर्नास थे, ठीक है, चार अलग अलग जातियाँ थी, उन दोनों चारों को ही करा रहे थे। अब ये कहीं ना कहीं कोइंसाइड होने लगा इस्लामिक आइडियाज ऑफ इक्वालिटी ब्रदरहुड के साथ, जो सूफी संत भी प्रेज कर रहे थे। पीपल बहुत बार मतलब सेटिस्फाइड नहीं होते थे कि भाई कौन से रिलीजन से मतलब जो है एम्फोसाइज किया जाए, सेरेमनीज कौन से हिसाब से की जाए, कौन से फॉर्म में की जाए। वो ऐसा रिलीजन चाहते थे जो उनके रीज़न और इमोशन दोनों को सेटिस्फाई कर दें। और इन्हीं फैक्टर्स की वजह से भक्ति मूवमेंट आपका काफ़ी पॉपुलर बन गया नॉर्थ इंडिया में ड्यूरिंग 15th एंड 16th सेंचुरीज। और इसमें जो बहुत ही क्रिटिकल ये था आपका, ठीक है, सोशल ऑर्डर जो एग्जिस्ट कर रहा था, जिसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये मतलब यही एक रीज़न था जिसमें हमको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक स्ट्रॉन्ग प्ले देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ पे कबीर और नानक का जो नाम है वो काफ़ी स्टैंड आउट होता है, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही अलग तरीके से रहा। और काफ़ी अनसर्टेनिटी है कबीर के अर्ली लाइफ को लेके, ठीक है। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे लेजेंड ऐसे हैं कि वो एक ब्राह्मण विडो के बेटे थे, ठीक है, जिन्होंने अबैंडन कर दिया था उनको उनके जन्म के बाद, लेकिन फिर उनको जो है एक मुस्लिम वीवर ने अपने घर में जगह दी थी, ओके, मोची ने। कबीर जनरली 15th सेंचुरी में प्लेस किए जाते हैं। इन्होंने यूनिटी ऑफ गॉड को काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज किया था। ये स्ट्रांगली जो है आइडल वर्शिप, पिलग्रिमेज, बाथिंग इन होली रिवर्स, टेकिंग पार्ट इन फॉर्मल वर्शिप इंक्लूडिंग दी मास, जिसको डिनाउंस किया, मतलब इससे थोड़े दूर थे। और ना ही ये जो है मतलब ये भी कंसिडर करते थे कि भाई अपना लाइफ वगैरह छोड़ के या घर बार छोड़ के ही जाना है अगर आपको संत बनना है, तो ये इनकी ये थी। और ये योगिक प्रैक्टिस से काफ़ी फैमिलियर थे। इन्होंने ना ही एसेटिसिज्म जो है एक्सेप्ट किया, ना ही जो बुक नॉलेज है उसको इम्पोर्टेंट समझा ट्रू नॉलेज के लिए। अब एसेटिसिज्म का मतलब क्या होता है? एसेटिसिज्म मतलब कि बहुत ही जो है सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन।
और इन्होंने हिंदुइज्म इस्लाम दोनों के वो सारे फीचर्स को रिजेक्ट किया जो एक तरीके से किसी स्पिरिट या के अगेंस्ट थे, ठीक है, या जो है एक इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए इम्पोर्टेंस नहीं था उनका, ठीक है। कबीर ने स्ट्रांगली कास्ट सिस्टम को जो है डिनाउंस किया है, काफ़ी दूर रहे उससे, स्पेशली जो अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस है उससे काफ़ी नफरत की है, और जो एक फंडामेंटल यूनिटी है मैन की उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला है। अब जो आपके गुरु नानक थे उनके बारे में बात करते हैं। गुरु नानक की टीचिंग से जो सिख रिलीजन है वो डिराइव हुआ आपका कहीं ना कहीं, ठीक है। इनका जन्म हुआ था खत्री फैमिली में, तालवंडी गांव में, जिसको आज नानकाना कहा जाता है। रिवर रावी के बैंक पे ये जो है आपका गांव था। इन 1469 इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और बहुत जल्दी इनकी जो है एक तरीके से शादी हो जाती है, लेकिन इनको जो है पर्शियन में ट्रेन किया जाता है ताकि ये अपने पापा की जो जो फादर की जो प्रोफेशन थी अकाउंटेंसी की वो संभाल सके। नानक ने जो है अपना एक मिस्टिक कंटेम्पलेटिव बैंड दिखाया अपना माइंड माइंड का, ठीक है, और जो है प्रेफर किया कि जो कंपनी है सेंट और साधुस की वो मेरे लिए बहुत अच्छी है, तो उन्होंने वो ज्वाइन किया, ठीक है। कुछ समय के बाद उनका एक मिस्टिक विजन था और उन्होंने बहुत सारे हिम्स जो है कंपोज करने स्टार्ट किए और गाना स्टार्ट किया, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है अपना मतलब वो ये सब परफॉर्म करने लगे। और उनके जो एक असिस्टेंट भी थे बहुत बार, जो उनको जो है एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट के साथ असिस्ट करते थे, जिनको हम बोलते हैं मर्दाना। ये कहा जाता है कि नानक जो है बहुत सारे वाइड टूर्स करके आए थे पूरे देश के, और देश के बियॉन्ड भी, मतलब श्रीलंका भी जाके आए हैं, साउथ जो है साउथ में भी जाके आए, मक्का जाके आए, मदीना जो है जाके आए। इस तरीके से गुरु नानक को बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर कंसिडर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक रिलीजन के हैं तो वो वहीं तक जो है सीमित रह गए। इन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है अट्रैक्ट किया, और ये काफ़ी जो है एक तरीके से स्प्रेड हो गए, इनकी विचार काफ़ी जो है स्प्रेड हो गई, ठीक है। डेथ के बाद ये और ज़्यादा स्प्रेड हो गए। कबीर की तरह नानक जो है एक तरीके से एक गॉड पे एम्फेसिस करते थे, ठीक है। बाय रिपीटिंग हुज नेम एंड ड्वेलिंग ऑन इट विद लव एंड डिवोशन वन कुड गेट सैल्वेशन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड और सेक्ट। कि अगर आप एक ही भगवान को बार बार जो है उनकी पूजा करोगे, डिवोट करोगे, आपको जो है साल्वेशन, सारे दुख से जो है एक तरीके से, सारे प्रॉब्लम से या सारी गलतियों से जो है आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन नानक ने जो प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस लेट डाउन किया था। जो कंडक्ट है, ठीक है, ये एक तरीके से जो है पहला कंडीशन रखा था, पहले आप अपने कैरेक्टर को, कंडक्ट को प्योर बनाओ, फिर आप गॉड को अप्रोच करो, ठीक है। और नीड बताई थी कि गुरु गुरु चाहिए कहीं ना कहीं गाइडेंस के लिए, तो एक तरीके से ये नीड जो है पूरी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो कुछ ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट थे, ठीक है, वो एक तरीके से ओल्ड फेथ पे काफ़ी ज़्यादा ये कर रहे थे, समझ में आ रहा है, ओल्ड फेथ पे ही बैठे हुए थे। और जो स्ट्रगल था आपका हिंदू ब्रॉड ट्रेंड के बीच में वो चलने लग रहा था, एक लिबरल और दूसरे नॉन सेक्टेरियन, और ठीक है, वन लिबरल एंड नॉन सेक्टेरियन, दूसरे आपके ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो है काफ़ी कंट्रोवर्सीज में रहा 16, 17 और 18 सेंचुरी में, जब बहुत सारे संत और बहुत सारे हमको जो है एक तरीके से साधु वगैरह देखने को मिले। वैष्णवाइट मूवमेंट की बात की जाए तो जो नॉन सेक्टेरियन मूवमेंट लीड कर रहे थे कबीर और नानक, ठीक है। नॉन सेक्टेरियन का मतलब कि किसी एक सेक्ट को नहीं, बल्कि सारे लोगों की बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो आपका भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में चल रहा था, इसने एक तरीके से वर्शिप डेवलप कर दी थी रामा और कृष्णा की, ठीक है। रामा और कृष्णा की, टू ऑफ द इनकारनेशंस ऑफ द गॉड विष्णु। तो ये क्या है, आपके दो इनकारनेशंस है। इनकारनेशंस मतलब अलग अलग रूप है गॉड विष्णु के, ऐसा बताया जाता है। अब जो चाइल्डहुड एस्केपेड्स थे कृष्णा के, जो उनका अलायंस था मिल्क मेड्स गोकुल के साथ, स्पेशली राधा के साथ, ये थीम बन गया था बहुत सारे सीरीज का, बहुत सारे संत जो पोएट थे उनका, जिसपे जो है अपने ये कविता वगैरह बनाया करते थे, ठीक है। और ये जो है काफ़ी इनको अच्छा लगता था, जो रिलेशन था राधा और कृष्णा का, उसको जो एक तरीके से रिप्रेजेंट करना वो काफ़ी अच्छा लगता था उनको, ठीक है। सारे एस्पेक्ट से उनको बताना, ठीक है, इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम सोल का एक रिलेशन बताना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब इनके थ्रू बताई जाती थी। और अर्ली सूफीज़ की तरह चैतन्य ने भी जो है म्यूजिकल गैदरिंग को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया। कीर्तन को जो है एक तरीके से स्पेशल फॉर्म की तरह देखा गया मिस्टिक एक्सपीरियंस का, जिसमें जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। अगर हम गॉड का नाम लगातार लेते रहें तो पूरी दुनिया हम भूल जाते हैं, और जो है गॉड की दुनिया में एंटर कर जाते हैं, ऐसी सारी चीज़ें। 15th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे मोनिस्टिक आइडियाज़ के जो है ग्रेट अरब फिलोसोफर भी हमको देखने को मिले, जैसे इब्न अरबी, ये काफ़ी पॉपुलर हुए कुछ ब्रॉड सेक्शंस इन इंडिया में। अरबी जो है, अरबी भी काफ़ी ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स के अगेंस्ट थे, ठीक है।
उनके ओपिनियन में जो अलग अलग रिलीजन्स है वो जो है आइडेंटिकल थे। जो अरब का जो अरबी का जो है डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिटी था, जिसको हम कहते हैं तौहीदी वजूदी, मतलब यूनिटी ऑफ बीइंग, ये डॉक्ट्राइन जो है काफ़ी पॉपुलर हो गया इंडिया में और मेन बेसिस बन गया सूफी थॉट का अकबर के समय के पहले। लिटरेचर फाइन आर्ट्स की बात की जाए तो संस्कृत लिटरेचर जो है एक तरीके से मतलब एक गाड़ी बन गया जहाँ पे विचार को जिस पे रख के ले जाया जाता था, घुमाया जा रहा था, मतलब एक मीडियम फॉर लिटरेचर बन गया था उस टाइम, उस समय, ठीक है। और जो ग्रेट शंकर है उनको फॉलो करते हुए बहुत सारे काम हमको देखने को मिले फील्ड ऑफ फिलोसॉफी में, जैसे रामानुजा द्वारा, माधवा द्वारा, वल्लभा द्वारा, और बहुत सारी चीज़ें जो है संस्कृत भाषा में लिखी जाने लगी। और जिस स्पीड से आइडियाज़ जो है डिसमिनेट हो रहे थे या डिस्कस हो रहे थे हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट में, ये हमको जो एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल के बारे में बताता है संस्कृत के, कि संस्कृत कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था उस पीरियड में। और जो है एक तरीके से एक नेटवर्क था स्पेशलाइज स्कूल का, एकेडमीज़ का, वो उस टाइम पे हमारे देश में जो मुस्लिम एरियाज़ थे, ठीक है, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ थे वहाँ पे भी और बाकी दूसरे जगहों पे भी। फिलोसॉफी के अलावा देखा जाए तो जो है पोइटिकल नैरेटिव में ड्रामा, फिक्शन, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, बहुत सारे जगह पे हमको जो है राइटिंग देखने को मिले संस्कृत में। बहुत सारे कमेंट्रीज और जो डाइजेस्ट बने हिंदू लॉ पे, जैसे धर्मशास्त्र, इनको जो है प्रिपेयर किया गया 12th से 16th सेंचुरी के बीच में। उसके बाद जो आपके जो है मिताक्षारा थे विजयनेश्वर के, ठीक है, ये जो एक तरीके से दो प्रिंसिपल हिंदू स्कूल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, लॉ के, जिसको हम 12th सेंचुरी के पहले का तो नहीं बता सकते लेकिन हाँ करीब उसी के समय का। और दूसरे आपके एक फेमस कमेंटेटर थे चंदेश्वर, ये बिहार के थे जो 14th सेंचुरी में रहे थे। जेन्स का भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिला हमको संस्कृत में, ठीक है, हेमाचंद्र सूरी जो है काफ़ी एमिनेंट थे जब हम इसकी बात करते हैं। थोड़ी कोशिश की गई थी कि इस्लामिक वर्क्स को, पर्शियन लिटरेचर को भी संस्कृत भाषा में बदला जाए। पॉसिबली जो एक्सेप्शन था वो था ट्रांसलेशन ऑफ द लव स्टोरी ऑफ यूसुफ एंड जुलेखा, जो बहुत ही फेमस पर्शियन पोएट जमी ने लिखा था, ठीक है। और जो ट्रांसलेशन ऑफ वर्क्स थे, ठीक है, ऑन दी एस्ट्रोलेब, जिसका नेविगेशन एस्ट्रोलॉजी में जो है यूज़ किया गया था। तो ये दो चीज़ें मतलब ट्रांसलेट नहीं हो पाई थी, वैसे बहुत सारी चीज़ें हमने ट्रांसलेट कर ली थी। अरेबिक पर्शियन लिटरेचर की बात की जाए तो जो एक तरीके से लिटरेचर, जो साइंटिफिक वर्क्स प्रोड्यूस हो रहा था मुस्लिम द्वारा, वो काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वो अरेबिक में था, ठीक है, जो प्रॉफिट का लैंग्वेज माना जाता था। लेकिन तुर्क्स जो है जब इंडिया है तो उनको काफ़ी एक इन्फ्लुएंस देखने को मिला पर्शियन लैंग्वेज का, जो उस समय एक तरीके से लिटरेरी और एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बन गया था, मतलब हर जगह सेंट्रल एशिया वगैरह में वही भाषा यूज़ किया जा रहा था 10th सेंचुरी से। इंडिया में जो अरेबिक का यूज़ है लार्जली वो जो है जो नैरो सर्कल था इस्लामिक स्कॉलर्स का, फिलोसोफर्स का, और कुछ जो ओरिजिनल लिटरेचर थे जो अरबिक में लिखे गए थे उतना ही था। इन कोर्स ऑफ टाइम जो डाइजेस्ट थे इस्लाम्स के वो भी पर्शियन में जो है प्रिपेयर होने लगे, तो अरबी जिसको हम बोलते हैं वो थोड़ा जो है एक तरीके से साइड हो गया, ठीक है। और जो बहुत ही वेल नोन एक तरीके से आपके जो डाइजेस्ट वगैरह थे वो फिरोज तुगलक के रेंज में बनाए गए थे। अच्छा, यहाँ पे जो बहुत ही फेमस और नोटेबल पर्शियन राइटर है जिनको आप नहीं भूल सकते वो है अमीर खुसरो। इनका जन्म 1252 पतियाली में हुआ था, जो आज आपका बदायूं है इन वेस्टर्न यूपी। अमीर खुसरो काफ़ी प्राइड लेते थे खुद को इंडियन बताने में। खुसरो ने बहुत सारे पोइटिकल वर्क्स लिखे, अपने हिस्टोरिकल रोमांसेस भी जो है उसमें बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया है। उन्होंने जो है काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया सारे पोइटिकल फॉर्म्स के साथ और एक नया स्टाइल क्रिएट किया था, ठीक है, पर्शियन का, जो है सबाकी हिंदी के नाम से जो है सामने आया, या फिर स्टाइल ऑफ इंडिया के नाम से सामने आया। अपार्ट फ्रॉम पोएट्री जो स्ट्रॉन्ग स्कूल था हिस्ट्री का, ठीक है, वो भी डेवलप हो गया इस पीरियड में। जो बहुत फेमस हिस्टोरियंस थे इस पीरियड के वो भी हमको देखने को मिले, जैसे ज़ियाउद्दीन बरानी, अफीफ एंड इसामी, ऐसे बहुत सारे और भी जो है हमको ये देखने को मिलते हैं। रीजनल लैंग्वेजेस की बात की जाए तो इस पीरियड में बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स जो है हाई क्वालिटी के देखने को मिले हमको। और यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, ये अपना ओरिजिन एक तरीके से मतलब ये बन रहे थे। अब इनकी जो ओरिजिन है वो 8th सेंचुरी की थी, लेकिन यहाँ पे इनको भी यूज़ किया जाने लगा। कुछ दूसरी भाषाएं तमिल वगैरह और पुरानी थी ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये जो है और मैच्योर हो जाते हैं, मतलब इनमें और डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और बहुत सारी जगहों पे इनको भी यूज़ किया जाने लगता है लिटरेरी वर्क्स वगैरह में। और ऐसे बहुत सारे रीजंस थे, ठीक है। लेकिन जो लॉस था प्रेस्टीज का बाय द ब्राह्मण्स, ठीक है, जैसे जैसे ब्राह्मण्स का प्रेस्टीज कम होते गया वैसे वैसे संस्कृत का भी प्रेस्टीज कम होते गया, ठीक है। अब जो यूज़ था कॉमन लैंग्वेज का भक्ति सुन द्वारा, वो अनडाउटेडली एक तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिस वजह से इन भाषाओं को एक राइज देखने को मिला था।
फाइन आर्ट्स की बात करते हैं, अभी जब तक इंडिया आए थे तो उन्होंने जो है काफ़ी एक रिच अरब ट्रेडिशन इनहेरिट किया था म्यूज़िक का, जो फर्दर डेवलप हुआ ईरान सेंट्रल एशिया में। उन्होंने जो है बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, जैसे रबाब, सारंगी, है ना, कुछ म्यूजिकल मोड्स और रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए थे। जो सिस्टमैटिक कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, वो शुरू होने लगा, ठीक है, इंडिया में सुल्तनत के पीरियड में। और जैसा हमने पहले ही रेफर किया अमीर खुसरो को टाइटल दिया गया था नायक या मास्टर का। और किसके मास्टर? बोथ दी थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ म्यूजिक, तो थियरी के भी मास्टर, प्रैक्टिस के भी मास्टर। और इन्होंने बहुत सारे जो है रागास इंट्रोड्यूस किए थे, जिसको हम परसो अरेबिक एयर्स कहते हैं, जैसे एमन, घोरा, सनम, ये सब इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है सितार को इन्वेंट करने का। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन बताया जाता है। जो तबला है वो भी इन्हीं को एट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा ये भी देखा जाता है कि ये जो है मतलब लेट 17th या 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ है। और जो आपका प्रोसेस था एक तरीके से किस चीज़ का, इंटीग्रेशन का, फील्ड या म्यूज़िक के फील्ड में, वो कंटिन्यू होता रहा फिरोज तुगलक के रेंज में, जो काफ़ी म्यूज़िक सुनते थे, ठीक है। नमाज के बाद हर जुमे को जो है न्यूज़ अपना ये म्यूज़िक सुनते थे हर फ्राइडे के बाद। जो इंडियन क्लासिकल वर्क था, जैसे राग दर्पण, इनको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन भाषा में इनके रेंज में। उसके बाद म्यूजिकल गैदरिंग्स जो है एक तरीके से स्प्रेड होते थे सूफी से जो है नोबल के पैलेसेस तक। अब यहाँ पे आपके एक रूलर थे जौनपुर के, सुल्तान हुसैन शर्की, ये बहुत ही जो है बड़े पैटर्न थे, मतलब काफ़ी सपोर्ट करते थे म्यूज़िक को। और जो सूफी संत थे पीर बोधान, इनको माना जाता है कि ये जो है सेकंड ग्रेट म्यूजिशियन रहे इस एज के। अच्छा, जौनपुर को कब्जे में करने के बाद सिकंदर लोदी ने जो है जो म्यूज़िक को पैट्रनाइजिंग का जो ट्रेडिशन है वो बहुत ही लैविश स्केल पे किया था। मतलब बहुत ही जो है बहुत ज़्यादा खर्च करना, बहुत पैसे उड़ा देना, ये सारी चीज़ें, ठीक है गाइज। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 11। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन एनरोल फॉर योर अनअकैडमी न्यू बैचेस। टेक केयर, ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्लास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। टेक केयर। थैंक यू।